सर, आपने हाल ही में एक नई हमें एक इस्तिलाह बताई, पार्शल लॉ। मार्शल लॉ को तो हम सुनते रहे, पार्शल लॉ आपने मुतारिफ करवाई। बड़ा लोगों ने इसको अप्रिशिएट भी किया। लोगों ने अपने तई, आपने तो आर्टिकल लिखा, लेकिन लोगों ने फिर अपने तई उसकी तो जिहादी पेश करना शुरू कर दी। तो बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट इस पे हुई। तो ये पार्शल लॉ का ज़रा हमें थोड़ा समझाइए, क्या मतलब है इसका, और फिर हमें ये भी साथ बता दीजिए कि अगर ये पार्शल लॉ वाली सिचुएशन रहती है तो क्या इससे पाकिस्तान मजबूत होगा? ये जो हम बात करते हैं एक हाइब्रिड सिस्टम की, क्या ये हमें इस्तेहकाम की तरफ लेकर जाएगी, या खुदा न खासा खाकम बदहन ये बांग्लादेश मशरक़ी पाकिस्तान वाली सूरत को जन्म देगी? क्योंकि हमारे यहाँ देखें सर, आपने फरमाया एथनिक ग्रुप्स तो हैं, बलोच भी हैं, पंजाबी भी हैं, पठान भी हैं, सिंधी भी हैं। तो ये एक लिहाज से ये अंडर करंट्स भी तो रहती हैं। और फिर जो हमारे डिट्रैक्टर्स हैं दुनिया भर में, वो इन फॉल्ट लाइन्स को एक्सप्लॉइट भी करते हैं। तो पार्शल लॉ से ज़रा आप काइंडली हमें शुरू कीजिए, बताइए। जी शुक्रिया आज़िज़ साहब। पार्शल लॉ से मेरी मुराद ये थी कि दो मुख्तलिफ हिस्से हैं कानून के। एक है महज जो सिविल हैं और सियासत के साथ मबनी हैं, और दूसरी है फौज की जानिब से जो फौज के अंदरूनी मामलात होते हैं उसको एडमिनिस्टर करने के लिए उनके अपने कवानीन या अपने कवायद होते हैं। मैं पहले अर्ज करूंगा कि सिविल हिस्सा जो है पार्शल लॉ का, उसमें भी मौजूदा वक्त मेरी राय में एक बहुत ही नाकाफी और गैर इत्मीनान बख्श कैफियत पाई जाती है कि जो सिविल लॉ है उसी पर अमल करने के सिलसिले में एक इम्तियाजी और गैर तवाजुन पर मबनी निजाम नजर आता है, जो बाज दफा इवन इन द सुपीरियर जुडिशरी आला तरीन सतह पर भी मुझे महसूस होता है कि देयर इज नो कंसिस्टेंसी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स, देयर इज अ इनकंसिस्टेंसी देयर। और फिर लोअर और मिडिल लेवल पे तो माय गॉड इतनी तजादात हैं। लोएस्ट लेवल पे तो बिलखसूस जहां अवाम पिसती है अदालतों में, डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पर, और इवन इन द हाई कोर्ट्स, और जो तवील मुद्दत लगती है किसी भी केस को परस्यू करने में, तो जहां रईस शख्स हो जिसके हाथ में दौलत हो और वो एक बहुत अच्छे अहल वकील को वो एंगेज कर अपने केसेस को मुलतवी करवा सकता है, जजमेंट्स ले सकता है, और अदलिया एक हेल्पलेस किस्म की विटनेस बन जाती है। तो ये है पार्शल लॉ कि आप नाकाफी और इनकम्प्लीट कानून को आप एक अमली शक्ल दे रहे हैं। ये पार्शल है, जानिबदार है, उसके हक में जो रईस है, जो असर रखता है। तो ये है पार्शल लॉ। दूसरा हिस्सा है पार्शल लॉ का जो फौज जिसकी जिम्मेदार है, और उसका सबसे नुमाया हिस्सा बनता है दो हिस्से। एक, जहां फौज किसी भी वजह से सिविल और सियासी प्रोसेस में मदाखलत करती है, क्योंकि 4 दफा तो खुले आम हुई है ये मदाखलत, 3 दफा मार्शल लॉ के जरिए और 1 दफा बगैर मार्शल लॉ के। उसके लिए कई वजूहात हैं, उस बहस में पढ़ने के लिए एक और शायद गुफ्तगू की जरूरत हो। लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ अर्ज ये करूंगा कि फौज के मातहत जो कवानीन हैं और कवायद हैं, वो उसूलन सिर्फ फौज के मातहत जो अफराद हैं उन पर राइज होना चाहिए। अब जो गुज़िश्ता दिनों में 9 मई के बाद फिर ये सवाल उठाया गया है कि वो लोग जिन्होंने ये 9 मई की हरकत में हिस्सा लिया उनको मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल किया जाए, क्योंकि माजी में भी होता रहा है। मेरी राय में क्योंकि माजी में होता रहा है इज नो जस्टिफिकेशन कि आप इसको जारी रखें। हर कौम को हर दौर में हमें सीखना चाहिए, और मिलिट्री कोर्ट्स का एक खास प्रोसेस है जो सिविल और सियासी प्रोसेस पर लागू नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर किया जाता है तो वो एक पार्शियलिटी
का इम्प्लीकेशन और वाजे तौर पर नजर आता है। पार्शियल लॉ फ्रॉम अ मिलिट्री पर्सपेक्टिव का एक और हिस्सा है, और वो है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का किरदार। और इंटेलिजेंस एजेंसी जहां पर हमारे मुल्क में फौजी इंटेलिजेंस खास तौर पर बहुत ही बेहतरीन रोल अदा करती है। बैरून मुल्क जो भी इत्तलात पाकिस्तान के खतरात के साथ ताल्लुक रखने वाले ऐसे इत्तलात हों, वो जिस अंदाज में, जिस तेजी के साथ और जिस खुफिया अंदाज में वो पहुंचाई जाती हैं, जिस पर पाकिस्तान फिर तहफ़्फ़ुज़ाती कदम उठा सकता है बर वक्त, शायद ही कोई मिसाल मिले। तो वी आर वेरी प्राउड ऑफ व्हाट ISI और MI इंटरनली कैन डू फॉर पाकिस्तान। लेकिन क्योंकि सिविल शोबे ने, बदकिस्मती से सिविल शोबे ने 1975 में ज़ेड भुट्टो के दौर में ISI के पॉलिटिकल सेल को बड़ा एक्टिवेट किया और कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ के पार्टीज को ज्यादा मौसर तौर पर आप मॉनिटर करें, तो वो रोल बहुत ज्यादा गैर जरूरी तौर पर बढ़ा दिया गया। ये उसके लिए खुद सेहतमंद नहीं है फौज। तो इसका तो सर मतलब ये हुआ कि अगर पार्शियल लॉ अगर हम देख रहे हैं आज, तो इसके जिम्मेवार तो हमारे सियासी अकाबरीन भी हैं। एब्सोल्युटली, मैं उनको जिम्मेदार ठहराता हूं। और सिर्फ ये ज़ेड भुट्टो पर बात नहीं रुकती, मैं वापस जाता हूं 1954 पर, जब मोहम्मद अली बोगरा साहब वजीर आजम होते हुए एक सर्विंग कमांडर इन चीफ जनरल अयूब खान को शामिल करते हैं अपने काबीना में एज मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। वो अपने आप के बॉस बनाए जाते हैं। ये इतना तारीखी तौर पर गलत कदम